पिछले 75 सालों से हमारी दुनिया एक ही दिशा में जा रही है, तेज, बेहतर और सस्ती। हमें इसकी इतनी आदत हो गई है कि हम मानकर चलते हैं कि कल आज से बेहतर होगा ही। लेकिन क्या हो अगर ये सब बदलने वाला हो? आज हम कुछ ऐसे विचारों पर गहराई से नजर डालेंगे जो बताते हैं कि हमारी दुनिया जैसी हम उसे जानते हैं वो बिखर रही है। बिल्कुल। और ये कोई दूर भविष्य की किसी साईफाई फिल्म की कहानी नहीं है। ये आज हो रहा है। आज की हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि वो कौन सी नींव थी जिस पर हमारी आज की दुनिया टिकी है, वो नींव क्यों कमजोर हो रही है और आने वाले वक्त में इसका हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है। ये एक पहेली की तरह है जिसके टुकड़े आप कह सकते हैं कई दशकों से बिछे हुए हैं। चलिए उन टुकड़ों को एक एक करके जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जिसमें हम सब बड़े हुए हैं। वो दुनिया जो हमेशा और ज्यादा की तरफ भागती रही। ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, इसकी शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध की राख से। तबाह हो चुकी दुनिया को फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं था। उन्होंने अपनी नौसेना का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के समुद्री रास्तों को सबके लिए सुरक्षित बना दिया। हाँ बिल्कुल, ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं इसे। इसका सीधा मतलब था कोई भी देश कहीं भी किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है और उसे ये डर नहीं होगा कि बीच समंदर में कोई डाकू या दुश्मन देश उसका जहाज लूट लेगा। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये सिर्फ दरियादिली नहीं थी? इसके पीछे सोवियत संघ के खिलाफ एक बहुत सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया की पुलिस का खर्चा उठा रहा था, तो बदले में कुछ तो चाहता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कोई चैरिटी नहीं थी, ये कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी चाल थी। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से कहा, आप सामान बनाइए, चाहे वो जर्मनी की कारें हों या जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स, और उन्हें हमारे बाजार में बेचिए। आप अमीर बनिए, तरक्की कीजिए, बस एक शर्त है कि आप हमारी टीम में रहेंगे। जी, सोवियत संघ के खिलाफ। और इसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। पहली बार कोई भी देश, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंच सकता था। ठीक यही हुआ, और यहीं से आप कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की असली शुरुआत हुई। इसने एक और ज्यादा के दौर को जन्म दिया। ज्यादा व्यापार, ज्यादा पैसा, ज्यादा फैक्ट्रियां, और इस उम्मीद को भी जन्म दिया कि आने वाला कल हमेशा आज से बेहतर होगा। हमारे पूरे आर्थिक सिस्टम की बुनियाद ही यही उम्मीद बन गई। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव आया लोगों की जिंदगी में। जैसे जैसे देश अमीर हुए, लोग गांवों से शहरों की तरफ भागने लगे। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। औद्योगिकरण का मतलब था कि खेती के लिए कम लोगों की जरूरत थी और फैक्ट्रियों के लिए ज्यादा। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों में आ गए। लेकिन शहर और गांव की पारिवारिक सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। गांव में बच्चे खेत में काम आने वाले हाथ होते हैं, एक तरह से वो एक एसेट हैं। अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये तो अपने आप ही दिखता है। गांव में कई बच्चे भी पल जाते हैं, लेकिन शहर में एक बच्चे को पालना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब एक बड़ा खर्चा है। शहर में बच्चे एक महंगी जिम्मेदारी बन जाते हैं। बिल्कुल। तो शहरी लोगों ने कम बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया। पहले ये ट्रेंड पश्चिमी देशों में दिखा, फिर जापान में, और अब चीन में तो ये प्रक्रिया तूफान की रफ्तार से हो रही है। और यहीं पर एक टाइम बॉम्ब छिपा है जिसकी टिक टिक अब साफ सुनाई दे रही है। जब तक ये शहरी आबादी जवान थी और काम कर रही थी, तब तक सब ठीक था। लेकिन अब ये पीढ़ी रिटायर हो रही है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो 75 साल तक इतना शानदार चला, अब अचानक बिखर क्यों रहा है? एक तो आपने बताया कि अमेरिका अब दुनिया का पुलिसमैन नहीं बने रहना चाहता, लेकिन वो तो अभी भी सबसे बड़ी सुपर पावर है। वो पीछे क्यों हटना चाहेंगे? इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, जिस दुश्मन यानी सोवियत संघ के लिए ये सारा तामझाम खड़ा किया गया था, वो 1991 में ही खत्म हो गया है। तो अब अमेरिका को लगता है कि वो अकेले इस पूरी व्यवस्था का खरबों डॉलर का बिल क्यों भरे। मकसद ही खत्म हो गया। हाँ, और दूसरी वजह यह है कि अमेरिका अब खुद ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। वो शेल क्रांति जिसकी बहुत चर्चा होती है। जी, शेल क्रांति यानी जमीन की गहराइयों से तेल और गैस निकालने की वो नई तकनीक, उसने अमेरिका का पूरा गेम ही बदल दिया है। पहले उसे मिडल ईस्ट के तेल की जरूरत थी, और उस तेल के जहाजों को सुरक्षित लाने के लिए उसे पूरी दुनिया के समुद्री रास्तों की पहरेदारी करनी पड़ती थी। अब उसे वो जरूरत नहीं रही, तो उनका सीधा सवाल है, हम क्यों करें? समझ गए। तो पहला कारण है अमेरिका का पीछे हटना, और दूसरा कारण है वो आबादी वाला टाइम बॉम्ब
जो अब फट रहा है। जिन लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को अपनी जवानी में बनाया था, वो अब रिटायर हो रहे हैं। ये वो बड़ी आबादी है जिसने खूब काम किया, खूब सामान खरीदा और अर्थव्यवस्था को चलाया। समस्या ये है कि उनकी जगह लेने के लिए उतने युवा हैं ही नहीं। और चीन का तो हाल सबसे बुरा है ना? चीन मानव इतिहास में सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला समाज है। उनकी एक बच्चा नीति ने इस प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया है। आज वहां हालत यह है कि काम करने वालों की संख्या तेजी से घट रही है और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। जब आपके पास सामान खरीदने वाले ग्राहक और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर ही कम हो जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था का पहिया अपने आप धीमा पड़ जाएगा। हाँ, इसका मतलब है लोग खरीदना कम कर देंगे, कंपनियां बनाना कम कर देंगी और नया पैसा लगाना तो भूल ही जाइए। इसे समझने के लिए कोई रोजमर्रा की चीज का उदाहरण ले सकते हैं? जरूर, एक ब्लू जीन्स का उदाहरण लेते हैं। आज जो जीन्स हम पहनते हैं, हो सकता है उसकी कपास बेनिन अफ्रीका में उगी हो, उसे स्पेन में रंगा गया हो, धागा तुर्की में बना हो, जिप जापान में, और फिर इन सबको बांग्लादेश में सिला गया हो, तब जाके वो आपके पास पहुंची हो। बाप रे, एक जीन्स के लिए इतनी दुनिया घूमनी पड़ती है? और ये पूरी सप्लाई चेन सिर्फ इसलिए काम करती है क्योंकि समुद्री जहाजों से सामान भेजना बहुत सस्ता और सुरक्षित है। लेकिन सोचिए, अगर अमेरिका अपनी नौसेना हटा ले और समुद्री रास्ते फिर से असुरक्षित हो जाएं, समुद्री डाकू वापस आ जाएं, तो शिपिंग का खर्चा रातों रात बढ़ जाएगा। 4 से 8 गुना बढ़ सकता है। वो सस्ती जीन्स एक झटके में महंगी हो जाएगी या शायद मिलेगी ही नहीं। मतलब मेरी अगली जीन्स शायद मेरे पड़ोस में ही सिली जाएगी और उसकी कीमत भी पड़ोसी जैसी नहीं होगी। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। यही है ग्लोबलाइजेशन का अंत। वो दुनिया जहां सब कुछ कहीं से भी आ सकता था, वो खत्म हो रही है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट महंगा और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इन जहाज़ों और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसका क्या वो भी एक मुद्दा बनने वाला है? ये अगला और शायद उससे भी बड़ा मुद्दा है। ग्लोबलाइजेशन के बाद की दुनिया में भूगोल एक बार फिर सबसे ज्यादा मायने रखेगा। यानी आपका देश नक्शे पर कहाँ है, आपके पास कौन से संसाधन हैं और आपके पड़ोसी कौन हैं। और इसमें ऊर्जा सबसे पहले आती है। किसके पास अपना तेल और गैस है? अमेरिका के पास तो अब है। हाँ, शेल की वजह से जरूरत से ज्यादा है। रूस के पास हमेशा से था। लेकिन आप देखिए कि कौन पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। पूरा यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और सबसे ज्यादा चीन। और ये सब अपना तेल और गैस लाते कहाँ से है? ज्यादातर फारस की खाड़ी जैसे बेहद अस्थिर इलाकों से, और उन्हें ये हजारों मील लंबे असुरक्षित समुद्री रास्तों से लाना पड़ता है। अगर वो रास्ते बंद हो गए तो इन देशों की फैक्ट्रियों और घरों की बत्तियां बुझ जाएंगी, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। जी, ये तो बहुत खतरनाक निर्भरता है। लेकिन ऊर्जा से भी ज्यादा जरूरी तो खाना है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? ऊर्जा और खाना सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। आज की मॉडर्न खेती पूरी तरह से सिंथेटिक खाद पर टिकी है, और ये खाद बनती है प्राकृतिक गैस से। तो अगर आपके पास सस्ती गैस नहीं है, तो आपके पास महंगी खाद होगी। और अगर महंगी खाद है तो खाना भी महंगा होगा। बिल्कुल। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अच्छा? नहीं, एक और जरूरी खाद है पोटैश। दुनिया का ज्यादातर पोटैश सिर्फ 6 जगहों से आता है, और उनमें से ज्यादातर अब आप कह सकते हैं अविश्वसनीय है, जैसे कि रूस और बेलारूस, जो यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में है। कनाडा एक बड़ा सप्लायर है, लेकिन उसे भी हजारों मील दूर से भेजना पड़ता है। इसका मतलब साफ है, आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा कूटनीतिक हथियार बन जाएगी। जो देश अपना खाना खुद उगा सकते हैं, वे राजा होंगे। बाप रे, ये सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे हम 100 साल पीछे जा रहे हैं। तो इस नई बिखरी हुई दुनिया में कौन से देश बेहतर स्थिति में है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा? अगर हम सिर्फ भूगोल, संसाधन और आबादी के हिसाब से देखें, तो सबसे मजबूत स्थिति में अमेरिका है। 2 बड़े महासागर उसे किसी भी हमले से प्राकृतिक सुरक्षा देते हैं। उसके पास अपनी ऊर्जा है, दुनिया की सबसे अच्छी और बड़ी खेती की जमीन है, नदियों का एक ऐसा नेटवर्क है जो देश के अंदर सामान ले जाने को बहुत सस्ता बना देता है, और उसकी आबादी बाकी विकसित दुनिया के मुकाबले काफी युवा है। अमेरिका के अलावा और कौन? कुछ और देश भी हैं जो ठीक-ठाक स्थिति में रहेंगे, जैसे फ्रांस, जिसके पास अपनी मजबूत कृषि, परमाणु ऊर्जा और एक अच्छी नौसेना है। अर्जेंटीना के पास विशाल खेत हैं और वो दुनिया का पेट भरने वाला एक बड़ा निर्यातक बन सकता है। जापान एक द्वीप होने और एक बहुत शक्तिशाली नौसेना होने के कारण कम से कम अपने आसपास के समुद्री रास्तों को सुरक्षित रख सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बुरी स्थिति में कौन है? शायद वो देश जिन्हें ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है
और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है चीन का। एक मिनट, लेकिन हम तो हमेशा चीन के उदय की बातें सुनते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, सेना इतनी मजबूत हो रही है। क्या ये निर्भरता वाली कमजोरी सच में उन सब पर भारी पड़ेगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। चीन की ताकत उसकी फैक्ट्रियों में है, लेकिन वो फैक्ट्रियां चलती हैं आयातित ऊर्जा से, आयातित कच्चे माल से, और फिर बना हुआ सामान बिकने के लिए जाता है विदेशी बाजारों में। ये सब कुछ हजारों मील लंबे समुद्री रास्तों पर निर्भर है। उन रास्तों की सुरक्षा की गारंटी अब कोई नहीं दे रहा है। चीन अपनी नौसेना बना रहा है, लेकिन उसे अमेरिकी नौसेना के बराबर पहुंचने में दशकों लगेंगे, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। और ऊपर से वो आबादी का संकट। हाँ, और इन सब के ऊपर है उनकी आबादी का संकट, जो हर साल और गहराता जाएगा। चीन के अलावा और कोई बड़ा देश जो मुश्किल में हो? जर्मनी एक एक्सपोर्ट पावर हाउस है। वो दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, लेकिन उसके आधे से ज्यादा ग्राहक यूरोप के बाहर हैं। जब पूरी दुनिया में डिमांड कम होगी, सप्लाई चेन टूटेंगी और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, तो जर्मनी का पूरा आर्थिक मॉडल ही चरमरा जाएगा। संक्षेप में, जिन देशों ने मान लिया था कि दुनिया हमेशा जुड़ी रहेगी और व्यापार हमेशा चलता रहेगा, उन्हें सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हम पिछले 75 सालों से एक तरह के आर्टिफिशियल बुलबुले में जी रहे थे, जिसे अमेरिका की सैन्य ताकत ने फुलाकर रखा था। अब वो बुलबुला फूट रहा है। हम और ज्यादा की दुनिया से कम की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, वो जुड़े हुए सिस्टम जिन्होंने हमें स्मार्टफोन से लेकर सस्ते कपड़ों तक सब कुछ दिया, वो अब टूट रहे हैं। भविष्य क्षेत्रीय ताकतों, संसाधनों की कमी और भूगोल की वापसी से तय होगा। अब देश का भाग्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो नक्शे पर कहाँ है, ना कि इस बात पर कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी खुली है। ये सब सोचना थोड़ा डरावना भी है और दिलचस्प भी। इस गहरी पड़ताल पर सभी के क्या विचार हैं? क्या ये जानकारी उपयोगी थी? हमें जरूर बताएं कि हम अपनी व्याख्या को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस नई बिखरी हुई दुनिया में, जहां सब कुछ स्थानीय होता जा रहा है, कौन से पुराने हुनर या व्यवस्थाएं फिर से कीमती हो सकती हैं, जिनके बारे में हम आज भूल चुके हैं? जैसे कि स्थानीय उत्पादन, चीजों की मरम्मत करना, या फिर छोटे पैमाने पर खेती। इस पे सोचिएगा जरूर।